हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका? बढ़िया। हाँ जी बच्चों, तो हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स, क्लास 12 फिज़िक्स। क्लास 12 की फ़िज़िक्स में बच्चे ये चैप्टर वैसे एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, जिसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का, और सेकंड पार्ट में हमें कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स के बारे में स्टडी करना है। इस वीडियो में आपका जो सीबीएसई का एग्ज़ाम होता है और जो आपका क्लास 12 का एग्ज़ाम होता है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या किसी भी बोर्ड के लिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसमें डेरिवेशंस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन होगी, और उसके साथ साथ आपको रिटन नोट्स भी मिलेंगे। तो अभी जब हम आगे बढ़ेंगे आपको नज़र आएगा कि स्क्रीन पर जो नोट्स हैं वो लिखे हुए हैं। आप अपनी वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे कॉपी पे, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, डेरिवेशंस आएंगी, हम उनको साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि ये कैपेसिटेंस किस चीज़ की कैपेसिटेंस की बात हो रही है। देखो, जो कैपेसिटेंस वर्ड आया ना, ये कैपेसिटी से आया। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कि किसी चीज़ को कुछ करने की क्षमता। कैपेसिटी कितनी है भाई, तेरी खाने की कैपेसिटी कितनी है ना। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बंदे की। अब खाना मतलब कुछ स्टोर करना, तो किसी बंदे की खाने को स्टोर करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ हम तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी हमने ये स्टडी करी है, सारा कुछ अभी तक जो पढ़ा है आपने स्टार्टिंग फ्रॉम कूलम्स लॉ, वो आपको पता है कि इस पूरे चैप्टर में चार्ज की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उन चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं विच आर एट रेस्ट। अब हमने सारा देखा पिछले कुछ चैप्टर्स में कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसका पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना होगा। दो चार्जेस हैं, उनके इन बिटवीन आपको जो कूलम फोर्स है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी वायर पे, किसी रिंग पे, किसी सफ़ियर पे, तो गॉस लॉ की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। तो वो सब आप कर चुके हो। ये जो पार्ट है इस चैप्टर का, ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें बेसिकली हम एक डिवाइस को स्टडी करने वाले हैं जिसको बोला जाता है कैपेसिटर। और कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। अब चार्ज को स्टोर करने का मतलब है, चार्ज को स्टोर करके क्या करेंगे हम, तो हम उसको लेटर थोड़ी देर बाद कहीं पे यूज़ करेंगे। अब जहाँ पर चार्ज स्टोर हो जाएगा बच्चे, वहाँ पर एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो बेसिकली एक ऐसा डिवाइस जिसमें आप थोड़ी देर के लिए चार्जेस की जो एनर्जी होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अगर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो दो चार्जेस हैं विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर। जैसे मान लो एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर है Q1 और दूसरा चार्ज Q2 है, और इनमें डिस्टेंस आर है। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और इनके इन बिटवीन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों की, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, U इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो जहाँ पर भी हमारे पास चार्जेस होते हैं ना, वहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमारे पास होती है। तो अब हम इस डिवाइस में, कैपेसिटर में, जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ होता है, जब आप देखते हो ना कैमरामैन आपकी फ़ोटो खींच रहा है तो वो फ्लैश आती है, हाई इंटेंसिटी लाइट एक ही टाइम पे आती है, एक इंस्टेंटेनियसली आती है वहाँ पे। तो वहाँ पर ये जो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, वो इतना ज़्यादा जो वोल्टेज जनरेट होती है फ्लैश के टाइम पर, वो भी कैपेसिटर की हेल्प से ही होती है। तो ये इसकी ना बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इनको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये हमें पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए और चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको कैपेसिटर बोला जाता है। तो आपको स्क्रीन पर बहुत अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो सिलेंडर जैसा। मैं दिखाने के लिए भी लेके आया हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास छोटा सा जो डिवाइस है, इसको हम कैपेसिटर बोलेंगे। इसकी दो टांगे होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। लंबी वाली पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है। ये मेरे पास ब्लू कलर का भी है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये जो कैपेसिटर है, इसकी ना कुछ कैपेसिटेंस लिखी होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4.7 माइक्रोफैरड। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये 4.7, ये माइक्रो का सिंबल है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶,
और फैरेड जो है वो इसका SI यूनिट है। तो क्या होता है 1 फैरेड कैपेसिटेंस, अभी हम समझने वाले हैं। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन को समझने वाले हैं। कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है, 2 प्लेट्स ले लेते हैं शीट्स मेटल की, उनको अगर हम एक दूसरे के पास पास रख दें तो कैपेसिटर बन जाता है। अगर मेरे पास एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर है, जैसे मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है या छोटी सी मेटल की प्लेट है, वो भी अपने आप में एक कैपेसिटर है, वो भी कुछ चार्ज अपने सरफेस पे स्टोर कर सकता है थोड़ी देर के लिए। तो ये सब कैपेसिटर्स हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए किसी कैपेसिटर को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो हम चलते हैं आगे चलते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना, हमने समझना है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन होगी ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हाउ कैन वी स्टोर चार्ज फॉर लेटर यूज़। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक डिवाइस होता है कैपेसिटर, उसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। वी विल लर्न कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक स्फेरिकल शेप का कंडक्टर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। लेट अस सपोज वी हैव ए कंडक्टर लाइक दिस। ठीक है, ये एक मेटल है और मैंने क्या करना है, इस पे चार्ज डिपॉजिट करना है। मेरे पास एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं। कैसे करेंगे मेटल पे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाएगा या किसी बैटरी के साथ इस स्फीयर को कनेक्ट किया जाएगा और वहाँ से चार्ज इसके सरफेस पे आना शुरू होगा। अब चार्ज हम इस पर डाली जा रहे हैं, इसके सरफेस पे आ ही जा रहा है चार्ज। हम पीछे से चार्ज की सप्लाई ऑन कर रखी है और वो चार्ज इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो रहा है। तो कितना मैक्सिमम चार्ज आप डिपॉजिट कर सकते हो, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है इसके साइज़ पे, कि ये जो मेटल है अगर ये स्फीयर और बड़ा होगा तो ऑब्वियसली सरफेस बड़ा है, उस पर आप ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट कर पाओगे। थोड़ा और बड़ा स्फीयर बना देंगे तो उस पर आप और ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट कर पाओगे। ये तो एक चीज़ हो गई जो कि है इसका साइज़। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये छोटा स्फेरिकल कंडक्टर है, एक बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर है, तो यहाँ पर जो हम चार्ज दे पाएंगे Q2, इसके सरफेस पे मैं डिपॉजिट करवा रहा हूँ Q2 चार्ज, मान लो मैंने डिपॉजिट करवाया, और इस केस में मैंने चार्ज डिपॉजिट करवाया Q1। तो छोटे वाले के केस में हमारे पास जो चार्ज होगा वो कम डिपॉजिट हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि इस कंडक्टर की शेप कैसी है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सराउंडिंग में एयर है, उस एयर के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हैं। नाइट्रोजन गैस होती है ज़्यादातर, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन गैस है, इनके मॉलिक्यूल्स में क्या स्टार्ट हो जाता है, पोलराइजेशन। वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है, बाकी हम डिटेल में आगे समझेंगे। मान लो इस तरह का कंडक्टर है जिसमें यहाँ पर शार्प एंड है और हमने चार्ज डिपॉजिट करवाया इस तरह से कुछ पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अराउंड जो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ये स्काई ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, वो इस तरह से ना उनकी शेप पोलराइज हो जाते हैं। वो पोलराइज का मतलब है कि ये जो पॉजिटिव एंड है ना, पॉजिटिव चार्ज, ये एयर के मॉलिक्यूल्स में से, कलर चेंज करूँगा मैं, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। ये हम आगे जाके ना डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो कि हम चार्ज जो डिपॉजिट करवा रहे हैं, क्या हमारी मर्जी है जितना मर्जी करवा दो या नहीं। तो हम जब इस पर चार्ज डिपॉजिट करवाते हैं, पोलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, किसकी, एयर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है जी। अब जब पोलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ज़्यादा संभावना है। जहाँ पर यह कॉर्नर है ना, नुकीला है, नुक्कर पंजाबी में जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट होता है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा एयर मॉलिक्यूल्स का। अब ब्रेक डाउन का मतलब है उसका नेगेटिव सेपरेट हो गया, पॉजिटिव अलग हो गया, इसको आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो उस केस में ये जो पॉजिटिव चार्ज हम मेटल के ऊपर दे रहे थे, इस मेटल कंडक्टर के ऊपर जो हम पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करवा रहे थे, उसमें से चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो लीकेज हो रही है, उधर से लीकेज होती चली जाएगी, इधर से आप पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करवाते चले जा रहे हो, तो उससे ज़्यादा चार्ज और नहीं बढ़ पाएगा। तो उसकी शेप पे भी डिपेंड करता है कि ये जो ब्रेकडाउन है वो कितनी जल्दी होता है, और एयर की एक ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उसके हिसाब से ये होगा। तो दूसरा मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेप का, एक साइज, दूसरा शेप। अभी हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड कंडक्टर की। आइसोलेटेड मतलब समझते हो ना,
अरे तू तो आइसोलेट हुआ पड़ा आजकल, अकेला, जो अकेला पड़ा हुआ है एयर में, ठीक है, उस पर हम चार्ज डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो उस केस में साइज मैटर करता है और शेप मैटर करती है। अब इससे अगली कहानी है, जब हम चार्ज को डिपॉजिट करवाएंगे तो क्या कंडक्टर की किसी प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी में चेंज आएगा? यस, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक स्फेरिकल बॉल है, उस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, तो उसके अराउंड कितना पोटेंशियल होगा? ज़ीरो। सीधी सी बात है, ज़ीरो होगा। अब आपने एक चार्ज क्यू उसके ऊपर डिपॉजिट करवा दिया। कितना चार्ज? क्यू। मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, जो फालतू चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे समझेंगे कि पोटेंशियल कैसे इंक्रीज़ होता है। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि साइज़ का इफ़ेक्ट है। तो अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, मैंने इसको चार्ज क्यू दिया, चार्ज देने से इसका पोटेंशियल वी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि जो चार्ज है क्यू, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ठीक है, जितना आप चार्ज डिपॉजिट करते चले जाओगे उतना इसका पोटेंशियल राइज होगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा वो आएगा सी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो सी जो है यहाँ पर विच इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करेंगे, ये हमारे पास Q इज इक्वल टू सी वी, बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो C इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 यूनिट। अब अगर मैं यहाँ पर V को 1 पुट कर दूँ, इफ आई सब्स्टिट्यूट, लेट अस राइट व्हेन V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो Q कितना आएगा? C के बराबर। तो वी कैन से कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज Q रिक्वायर्ड, ये डेफिनेशन याद रखनी है, टू रेज इट्स पोटेंशियल, रेज इट्स V बाय 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन कि कितना चार्ज चाहिए उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को 1 वोल्ट बताने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। अब इसके यूनिट्स की बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर Q इज इक्वल टू सी वी में नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, इफ़ आई यूज़, हमारे पास ये बेसिक रिलेशन है Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम C निकाल लें तो दैट इज़ Q बाई V। अब जो चार्ज है अगर हम उसको 1 कूलम पुट कर दें और जो पोटेंशियल है हमारा उसको 1 वोल्ट बोल दें। ठीक है, एक कंडक्टर है जिस पे हमने कितना चार्ज डाला? 1 कूलम चार्ज। ठीक है, उसका पोटेंशियल कितना राइज हुआ? 1 वोल्ट। तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी उसको 1 फैरेड बोला जाएगा, सिंपल डेफिनेशन। सो 1 फैरेड इज़ 1 कूलम पर वोल्ट। तो ये इसका यूनिट है, SI यूनिट। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। देखिए 1 फैरेड कैपेसिटेंस को अचीव करना आसान नहीं है, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो हमारे पास होते हैं 1 माइक्रो फैरेड, जैसे कि वो होता है 10⁻⁻6 फैरेड। ऐसे ही 1 नैनो फैरेड की कैपेसिटेंस विच इज़ 10⁻⁻9 फैरेड। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़ 1 फैरेड। इसका डायमेंशनल फार्मूला, हाँ कई बार CBSE के एग्ज़ाम्स में ना डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम C लिखेंगे विच इज़ Q बाई V। अब Q क्या है हमारे पास? चार्ज विच इज़ करंट इनटू टाइम। सो I करंट के लिए यूज़ कर लिया मैंने, A भी यूज़ कर लेते हैं कई बार, और T। नीचे मेरे पास वोल्टेज है, सो वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस लिखते हैं। तो ऊपर IT फंडामेंटल्स ही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिखते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ डिस्टेंस आएगा। अब ये चार्ज भी ऊपर चला जाएगा तो IT एक और आ जाएगा, तो I की पावर 2 T की पावर 2 हो जाएगा। नीचे फोर्स है ML/T-2 होता है और डिस्टेंस D है उसका L होता है। तो ये ऊपर जाके सारा कुछ बनेगा M-1 L-2 T का। देखो यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, 2 पहले से है तो 4 हो जाएगा, और I की पावर
2 आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिमेंशनल फार्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यू कैन सी यही डिमेंशनल फार्मूला यहाँ पे ड्राइव करा मैंने, ठीक है। तो ये छोटी सी डेरिवेशन आप कॉपी पे कर लो। अब इसके बाद हमारे पास जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, CBSE में जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो कैपेसिटेंस कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। इसमें मैंने बताया शेप और साइज़ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, दूसरा सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है, और एक तीसरी चीज़ जो अभी हम कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। अगर हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है और उसके पास मैंने एक और कंडक्टर रख दिया तो उस सिस्टम का पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है। तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होने से और चार्ज आप स्टोर कर पाते हो, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। अभी डिटेल में इसको समझेंगे। अभी के लिए आपने ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि शेप और साइज़ पर डिपेंड करती है, साइज़ को बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी। शेप जो है ना वो गोल होनी चाहिए। अगर शेप में तीखे तीखे नुकीले से सरफेसेस हुए, कॉर्नर्स हुए, तो वहाँ पर कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगी। सराउंडिंग मीडियम जैसे एयर है तो उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अगर हम पेपर यूज़ करेंगे उसका अलग से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अभी आगे जाके समझ आ जाएगा। और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर पे डिपेंड करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन विच फैक्टर्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन कंडक्टर, कि कितना चार्ज पहले से है उस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि चार्ज तो हम दे रहे हैं। कैपेसिटेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी आप ऐसे ना वीडियो को अगर आप पॉज करके नोट्स बना लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से पढ़ लो, तो आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो आइसोलेटेड कंडक्टर है स्फेरिकल शेप का, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। इट इज़ स्मॉल टॉपिक, इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, देखो हमारे पास ये जो स्फेरिकल कंडक्टर आपको नज़र आ रहा है जिसकी रेडियस आर है, उस पर हमने कितना चार्ज दिया है, Q चार्ज। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, देखो इसका पोटेंशियल होगा V = KQ/R। ये आपको पता है ना, स्फेरिकल बॉडी का पोटेंशियल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और K यहाँ पर 1/4πε0 होता है, तो ये बनेगा पोटेंशियल इज़ 1/4πε0 चार्ज डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। और हमें C निकालना है, तो C इज़ Q/V। तो इसको हम अगर इसी फैक्टर से डिवाइड कर दें, मैं साथ साथ ऐसे ना डेरिवेशन भी आपको करके दिखाता चला जाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ये 4πε का फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। ये ऐसे यूनिट्स में है, क्योंकि ये जो 1/4πε0 होता है ना, K की वैल्यू कांस्टेंट, ये हमारे पास SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होती है, ठीक है। अगर हम CGS में बात करेंगे तो सीधा फॉर्मूला होता है स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का, C = R। अब अगर आप किसी वैक्यूम के अंदर हो फिर तो 4πε0R हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम मीडियम के अंदर हैं, मान लो ये स्फेरिकल कंडक्टर हमारा मीडियम के अंदर पड़ा है, तो C मीडियम, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। K इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कई बार ये सिंबल भी यूज़ किया जाता है बुक्स में, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हो, एप्सिलॉन r। तो ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस इन मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r होगा। एप्सिलॉन r हमेशा एप्सिलॉन 1 से बड़ा होता है, ठीक है। एप्सिलॉन r होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका फॉर्मूला भी अगर आपको नहीं याद तो आप रिवाइज कर लो। परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऊपर होता है, मीडियम की परमिटिविटी, और नीचे वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, ठीक है। ये रेशो जो होती है इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। तो ये हमारे पास मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस आ गई। साथ साथ हाईलाइट भी कर लेते हैं, साथ साथ आपको ड्राइव करके दिखा देते हैं। तो ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, बिना रिजल्ट्स के तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं हो पाएंगे। अच्छा, अगर मैं इन दोनों कैपेसिटेंस को डिवाइड कर दूँ, आप देखो ध्यान से, तो आपके पास ये रेशो जो है ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी K के बराबर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब मीडियम की कैपेसिटेंस ऊपर रखी, नीचे हमने वैक्यूम की कैपेसिटेंस रखी, तो K आ जाएगा विच इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर हमारे पास पूरी अर्थ जितना बड़ा सफ़ियर हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल भी आप अज्यूम कर सकते हो कि अर्थ की कैपेसिटेंस निकालो। अगर आपके पास अर्थ एक मेटेलिक सफ़ियर की तरह अगर आप अज्यूम कर लो, इसकी कैपेसिटेंस अगर हमें फाइंड करनी है, तो रेडियस कितनी है अर्थ की, 6400 किलोमीटर। और ये जो 1/4πε0 का फैक्टर होता है वो 9 × 10⁻⁹ होता है। यहाँ पर 4πε0 ऊपर चला गया ना, तो यहाँ फैक्टर आएगा 1/9 × 10⁻⁹। तो आई होप आप इसको समझ पाए। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू पुट करी, रेडियस पुट करी, ये आ गई
711 माइक्रोफैरड, सिर्फ 711 माइक्रोफैरड, इतनी छोटी कैपेसिटी माइक्रोफैरड में आ रही है। देखो सो अर्थ जितना बड़ा अगर हम एक स्फीयर ले लेना तो उसकी भी कैपेसिटेंस आप देखो कितनी कम आ रही है, 711 माइक्रोफैरड। ये जो मैंने आपको अभी छोटा सा कैपेसिटर दिखाया ना, ये वाला, ये तो अर्थ से बहुत छोटा है, ये 4.7 माइक्रोफैरड का है। कहाँ 4.7 माइक्रोफैरड, देखो फैक्टर सोचो आप, 711 अर्थ की कैपेसिटेंस है और ये 4.7 है। अब इसका और अर्थ का साइज़ का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, फिर भी आप देख लो किसकी कैपेसिटेंस हमने 4.7 माइक्रोफैरड बना दी है। तो क्या करा है ऐसा इसके अंदर जिससे इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, वो अभी हम समझेंगे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, नज़र सिलेंड्रिकल आता है, वैसे सिलेंड्रिकल है नहीं, सिलेंड्रिकल डिफरेंट होता है, वो भी हम स्टडी करने वाले हैं। सो ये अर्थ की कैपेसिटेंस है और बाकी जितनी भी हमारे पास डिफरेंट प्रैक्टिकल कैपेसिटेंसेस होती हैं, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ना हम अर्थ की कैपेसिटेंस को इन्फिनिटी लेके चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा है वैसे तो हम इसको इन्फिनिटी लेके चलते हैं, ध्यान में रखना। क्योंकि ना अर्थ पे आप जितना मर्जी चार्ज स्टोर कर दो, नेगेटिव चार्ज सारा ग्राउंड में चला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और यहाँ पर आपने आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करा है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले जो हैं इनको, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, याद रखना। ये वैक्यूम के अंदर है और ये मीडियम के अंदर है। अभी देख लो अच्छे से ध्यान से, ठीक है, आगे चलें। चलो अब हमने कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। अब चक्कर ये पड़ गया कि जो हमारे पास एक सिंगल कंडक्टर है ना भाई, उसकी कैपेसिटेंस बहुत कम है, इतनी कम है 711 माइक्रोफैरड, और हमारे पास बहुत दिक्कत है कि हम कैसे बनाएं कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कैसे करें, उसके लिए कोई टेक्निक चाहिए। तो हमने ये देखा, जो बेसिक पंगा है वो यहाँ पर ये है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, उसको मैं जब चार्ज क्यू देता हूँ उसका पोटेंशियल बढ़ता है। पोटेंशियल बढ़ने से उसके अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, जिससे सराउंडिंग मीडियम की ब्रेक डाउन हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का चार्ज हमारा लीक हो जाता है, और ये चक्कर है। तो अगर हम किसी तरीके से पोटेंशियल को ना बढ़ने दें, या अगर बढ़े तो उसको कम कर दें किसी तरीके से, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिक्रीज़ कर दें किसी भी तरीके से, तो आप और चार्ज स्टोर कर पाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी उससे, और हम उस पे सिस्टम पे और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे। तो ये एक आइडिया है। तो बेसिक थिंग है कि हमें सिस्टम का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी तरीके से डिक्रीज़ करना है। तो वो कैसे करें, तो ये बड़ा ही आसान है, ध्यान से समझेंगे। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है ऐसे जिस पे मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, यहाँ तो थ्योरी लिखी है, समझा दूंगा मैं आपको। मैंने उसको पॉजिटिव चार्ज दिया और वो पॉजिटिव, इसका नाम ए रख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो जिससे इसका पोटेंशियल बन गया वी ए, ठीक है, यहाँ पर। अब जैसे ही मैंने एक न्यूट्रल अनचार्ज्ड, ये अभी मैं सिंपल एक आर्बिट्रेरी शेप ले रहा हूँ, डिफरेंट शेप्स के कंडक्टर ले सकते हैं, तो मैंने एक अनचार्ज न्यूट्रल कंडक्टर इसके पास रखा। जैसे ही मैंने ये रखा तो क्या होता है, जो हमारे पास ये वाला एंड है, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इंडक्शन प्रोसेस होती है ना, मेटल है तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव उसको उनको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, और ऑपोजिट साइड पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होता है। अब ये नेगेटिव जैसे ही यहाँ पर आया तो इस साइड का पोटेंशियल नेगेटिव है, इधर का पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव के पास है और पॉजिटिव थोड़ा दूर है, तो इससे क्या होगा कि पास डिस्टेंस भी तो मैटर करता है ना। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो पॉजिटिव के पास आ गया, अब जब पॉजिटिव चार्ज है वहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो ओवरऑल पोटेंशियल जो है उसको डिक्रीज़ करता है। ये आपको पता है, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है ना Q, उसका पोटेंशियल है KQ/R। R क्या है, यहाँ से ये डिस्टेंस इस पॉइंट पे। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा, उसका पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पे, मान लो डिस्टेंस इसका भी सेम है, उसका होगा -KQ/R। ये भी सेम चार्ज है, दोनों को अगर आप ऐड कर तो 0 आ गया। दो चार्जेस वहाँ पड़े हैं लेकिन इस पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल 0 है। पहले कितना था, KQ/R पॉजिटिव, जैसे ही नेगेटिव चार्ज रखा डिक्रीज़ हो गया। तो होता है ना, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास रखेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है ना, यही सेम चीज़ यहाँ हो रही है। तो नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव के पास है इसलिए यहाँ पर ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज़ ही होगा। अब अगर किसी तरीके से इस पॉजिटिव वाले चार्ज को यहाँ से उड़ा दें, कैसे उड़ाया जाता है, अर्थ करके, ग्राउंडिंग करके, तो डिलीट कर देते हैं इसको। अरे ये कुछ और डिलीट हो गया, ध्यान से देखो, हमने पॉजिटिव चार्ज को उड़ाना है, मेटल को नहीं उड़ाना। चलो,
तो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उड़ गया, अब सिर्फ नेगेटिव बचा। तो पॉजिटिव जो थोड़ा बहुत पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा था अब वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो है ही नहीं, उसको तो हमने ग्राउंड कर दिया। यहाँ ग्राउंड का सिंबल चाहिए, यहाँ पे हमें ग्राउंड का सिंबल चाहिए, ठीक है, अर्थिंग यहाँ पे वो रखा है ऊपर। तो ये चीज़ है। अब ये जो हमारे पास दो कंडक्टर्स का सिस्टम बन गया, इनका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो चुका है। यहाँ पे इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज़ हो चुकी है। तो अब जो ब्रेक डाउन पहले हो रहा था जल्दी, वो नहीं होगा। अब आप इस पर और चार्ज डिपॉजिट करवा सकते हो, तो इससे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। जब आप एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास न्यूट्रल कंडक्टर रखोगे या उससे उल्टा नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर के पास भी अगर हम न्यूट्रल कंडक्टर रखेंगे तो ओवरऑल सिस्टम का पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ये समझ लो। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गया और कैपेसिटेंस जो है सी वो बढ़ गई। समझ गए मेरी बात। अब डेफिनेशन में थोड़ा सा जो टेक्निकली चेंज, पहले मैंने बोला था कि पोटेंशियल नीचे सी मैंने बताया था Q/V। अब V जो था वो उसका पोटेंशियल था, अकेले कंडक्टर था क्योंकि एक ही कंडक्टर था ना। वैसे यहाँ पर V जो होता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डेल्टा V, याद रखना। यहाँ डिफरेंस किसके विद रिस्पेक्ट टू था, यहाँ एक ही कंडक्टर था तो जो डिफरेंस था वो विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी था। इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ V आ गया। लेकिन अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दो पोटेंशियल्स हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V, वेयर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये हमारे पास जो सिस्टम यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये दो शीट्स हैं, इसको बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हम इसको सिर्फ कैपेसिटर बोल रहे हैं, इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, बट इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। दो प्लेट्स हैं। अब प्लेट्स जो हैं उनकी शेप अच्छी होती है, एरिया कैलकुलेट करना आसान होता है, बनाना आसान होता है, इसलिए प्लेट्स यूज़ करते हैं कंडक्टर्स में। सर्कुलर प्लेट्स भी हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, स्क्वायर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज ऑफ आइदर प्लेट। अब दो है ना यहाँ पर, तो इधर अगर मान लो VA है, इधर मान लो चार्ज हमारे पास QA है, यहाँ चार्ज होगा QB। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है दोनों में से कोई भी ले लो। टोटल चार्ज कितना है, देखो जितना पॉजिटिव है ना यहाँ पे QA = QB होगा, बट वो नेगेटिव है। बस चार्ज उतना ही इंड्यूस होगा जितना इस पे है, ये आपको पता है ना। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मेटल में इंड्यूस हो जाता है। डाइइलेक्ट्रिक होता है तो डिफरेंट अमाउंट होता है, लेकिन मेटल्स में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दूसरे कंडक्टर पे इंड्यूस हो जाता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है ये चीज़ें। तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस इज गिवन बाय Q/V विच इज़ QA। अब दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, QA डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, या QB डिवाइड बाई VB माइनस VA, ठीक है, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा QB में तो नीचे भी माइनस का चक्कर है, तो इसको ध्यान में रखना। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। एक कैपेसिटर और इसका दूसरा नाम कंडेंसर होता है, कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक। ये इंसुलेटर कहाँ है, ये जो हवा है बीच में, यहाँ पर ये जो एयर है इसके बीच में, यहाँ पर जो एयर है वो डाइइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, ठीक है। व्हेन अनचार्ज कंडक्टर is brought near to a charged conductor, the charge on conductors remains same, but its potential decreases, resulting in the increase of its capacitance। वो आपको पता है Q is inversely proportional to V, V decrease हो गया, C will increase। सीधी सीधी बात है, Q सेम रहता है। जब उसको पास लेके आए हैं, ओवरऑल चार्ज हमने और नहीं दिया अभी, बस हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ेगी यहाँ पे। In capacitor, two conductors have equal but opposite charges. The capacitance of a capacitor is given by this formula. Q is the charge of positive plate of capacitor. V is potential difference between the positive and negative plates. And C is called capacitance of capacitor. तो ये पूरी capacitor की definition है, पूरा concept है जो आपको समझना है। आगे चलें, समझ आ गया। अब इसको एक बार pause कर लो, और नोट्स बनाने हैं तो बना लो, नहीं बनाने तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जो हमारे पास है, इसकी कैपेसिटेंस, जैसे हमने बोला था ना स्टार्टिंग में कि भाई ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ये पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन यहाँ तो अभी मुझे चार्ज और पोटेंशियल नज़र आ रहा है फॉर्मूले में। ये कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के पुट करूँगा, चार्ज के साथ चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल फॉर्मूला आएगा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का, वो सिर्फ इसके साइज़ पे, शेप पे
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सराउंडिंग मीडियम पे ही डिपेंड करेगी। अब वो ड्राइव करना है हमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को ड्राइव करना है। लेट अस डू। चलिए, तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इसके बीच में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नोट्स आप पढ़ लेना। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो हम ऐसे बैटरी लगा के ना चार्ज कर लेते हैं। ये हमारे पास चार्जिंग प्रोसेस का ना ये पैराग्राफ लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लेना। धीरे धीरे चार्ज डिपॉजिट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लेता है, पॉजिटिव वहाँ बचता है, नेगेटिव दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट हो जाते हैं। आप इसको पढ़ लेना, स्क्रीन पर आपके सामने है। ये सिम्बल्स हैं, ये सिंबल एक है कैपेसिटर का, ये दूसरा है। ये सिंबल जो पहले वाला है हमारे पास, ये दोनों यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं है, आप जैसे मर्जी उल्टा सीधा लगा सकते हैं। इस केस में ये वाली लाइन जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव, और इस केस में जो एरो बना हुआ है ये वेरिएबल कैपेसिटर है। वेरिएबल मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस को आप चेंज कर सकते हो, तो इसका डिज़ाइन भी आपको दिखाएंगे। ये वेरिएबल कैपेसिटर है, ठीक है। ये थोड़ा ईजी सा है, पढ़ लेना आप। ये वही डायग्राम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो इसमें देखिए आपको ये सर्कुलर शीट्स नज़र आ रही है ना, ये सर्कुलर शेप की प्लेट्स हैं और यहाँ बीच में एयर है, ठीक है। और इधर हमारे पास कुछ वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है जो यहाँ पे इधर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करेगा, उधर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करेगा, और इसकी कैपेसिटेंस को हम नोट कर सकते हैं। एक डायग्राम है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरह का कैपेसिटर हमें ना फिजिक्स की लैब्स में मिल जाता है, ठीक है। चलो, नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्राइव करना है, सिंपल सी डेरिवेशन है। लेट अस डू दैट। बहुत आसान है, फॉर्मूला याद रखना है। तो मैं यहीं से पढ़ के ड्राइव करवा रहा हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना आए, यहीं से पढ़ लो आप। तो यहाँ पर ए क्या है, ए इज़ द इफेक्टिव ओवरलैपिंग एरिया ऑफ ईच प्लेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ दो प्लेट्स हैं, मान लो इस प्लेट को मैंने नीचे कर दिया, तो यहाँ जो ओवरलैपिंग एरिया है, कॉमन एरिया ये वाला, वो ए है। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो सारा ही एरिया आ जाएगा। जैसे इस केस में दोनों एक दूसरे के आमने सामने पड़ी हुई हैं प्लेट्स, तो पूरा एरिया ए आएगा। तो ए वो एरिया है ये वाला, ठीक है। अलग अलग जगह मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। डी सेपरेशन है, दोनों के बीच में जो हमने स्मॉल सेपरेशन रखी हुई है वो हमारे पास स्मॉल डी है। क्यू इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच साइड ऑफ प्लेट। तो हमने यहाँ क्यू चार्ज डिपॉजिट करा, स्मॉल क्यू ले लो चाहे बड़ा क्यू ले लो, छोटा क्यू मान लिया। तो क्यू इज़ द चार्ज ऑन द प्लेट्स। तो हमने एक पे पॉजिटिव करिए, दूसरे पे नेगेटिव, बैटरी लगाई तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो कैसे निकलता है, चार्ज बाय एरिया, पता है आपको। सिग्मा इज चार्ज बाय एरिया। ये सब चीज़ें ना याद रखनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पर हमारे पास हमें चाहिए पोटेंशियल। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता है, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में गॉस लॉ वाले चैप्टर में जाके देखो, मेरे चैनल पे है वीडियो। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव, तो उनके इन बिटवीन जो रीजन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला भी याद रखना, डायरेक्ट यूज़ हो जाता है बहुत सारी जगह पे। तो ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को यहाँ पुट कर दो, तो ई क्या बन गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मुझे चाहिए पोटेंशियल, क्यू इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी, में वी चाहिए ना, तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस में जब आप पुट करोगे, यहाँ ऊपर से ई यहाँ पुट कर दो, तो ये बन जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये वी आ गया, सीधी सीधी बात है। और आपको चाहिए सी, सी इज़ क्यू बाई वी, तो ऊपर क्यू रख दो, नीचे ये वाला वी पुट कर दो, क्यू से क्यू कट गया, तो सी का फॉर्मूला आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये देखो छोटी सी डेरिवेशन है, मैंने यहीं पे कर दी, आप इसको याद रखोगे, यहाँ नोट्स में भी बने पड़ा, आप कर लो, ठीक है। तो बड़ा आसान है। अब CGS में ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। CGS में आप याद रखेंगे ये फॉर्मूला होता है ए अपॉन 4πD। तो CGS यूनिट्स में हमारे पास ना ये जो एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो CGS में 1/4π एप्सिलॉन नॉट 1 होता है, तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो 1/4π होगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये जो कैपेसिटर यहाँ बना हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखा भी रहा था, ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखने में सिलेंड्रिकल है, कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो दो शीट्स होती है ना, इसके अंदर पेपर डाला जाता है, जैसे रेड वाला नज़र आ रहा है, और पेपर डाल के ऐसे एक प्लेट ली, मेटल की शीट ली, पतली सी शीट होती है जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होता है ना, उस तरह की शीट। फिर उसके ऊपर हमने एक पेपर बिछाया और एक और एल्यूमिनियम फॉयल रखा और उसका बना दिया रोल, ऐसे रोल बना दिया,
यहाँ देखो बना, मैंने खोल के दिखाया अंदर से, एक गूगल से उठाई है इमेज कि अगर हम उसको काटेंगे ना, इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आपको एक पेपर नज़र आएगा, 2 एल्यूमिनियम की शीट्स नज़र आएंगी, एक के ऊपर दूसरी परत ऐसे रोल करी हुई है इस तरह से। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये डायग्राम जो है इसी कॉन्सेप्ट को बता रहा है, समझ आ गई। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर यहाँ पर हमारे पास, ये तो अभी हमने एयर में रखा है, अब जब मैं पेपर की बात कर रहा हूँ तो पेपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा। तो हमारे पास इस केस में अगर पेपर है ना, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D के साथ के मल्टीप्लाई होगा, वेयर के इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल विच इज़ फिल्ड इनसाइड द प्लेट्स। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, ध्यान से देख लो। आगे चलते हैं, पूरा चैप्टर ख़त्म करता है आज हमें। स्फेरिकल कैपेसिटर, ये डायग्राम देखो पहले, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वो अपरेटस है जो फैराडे ने यूज़ करा था जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। सो एन असेंबल्ड अपरेटस सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, ये वाला फॉर्म्स ए स्फेरिकल कैपेसिटर, जो यहाँ पे दिखा रखा है। स्फेरिकल कैपेसिटर में एक अंदर सफ़ीर की बॉल होती है, मेटल बॉल, और फिर हवा होती है, उसके ऊपर एक स्फेरिकल मेटेलिक शेल होती है। तो ये वो असेंबल्ड अपरेटस है जो आपको यहाँ खोल के भी दिखाया हुआ है। स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्रास बॉल, तो सेंटर में ब्रास की बॉल है, एंड एक कॉन्सेंट्रिक ब्रास शेल, और फिर हवा है और उसके ऊपर एक ब्रास की शेल है। तो ये देखो खोल के यहाँ दिखाया हुआ है, जैसे जादू वाली वो होती है ना पिटारी सी, उस तरह का है ये कुछ। सो फैराडे प्लेस डाइलेक्टिंग मटेरियल्स इन द स्पेस बिटवीन द बॉल एंड द शेल, और ये हमने पिक्चर ली है द रॉयल इंस्टीट्यूट इंग्लैंड ब्राइडमैन आर्ट लाइब्रेरी न्यूयॉर्क NY, ठीक है। चलो, तो ये तो बात होगी। अब इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। तो अब देखो अंदर वाले कैपेसिटर पे, अंदर वाले सफ़ियर पे, ये इनर सफ़ियर है मेटेलिक बॉल जिसकी रेडियस A है, और एक बाहर वाला सफ़ियर है जिसकी रेडियस B है, ठीक है। और बाहर वाले को ग्राउंड करा, तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाएंगे। ये वाला चार्ज जो पॉजिटिव है वो भी Q है, और जो नेगेटिव है वो भी Q है, माइनस Q है। तो फॉर्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया था C का, वो था चार्ज कोई भी ले लो और नीचे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब चार्ज और नीचे पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों में, तो इनर वाली बॉल का पोटेंशियल क्या होगा, VA लिख लेते हैं उसको, वो होगा सीधी सीधी बात है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। A छोटा क्योंकि उसकी रेडियस ना स्मॉल a दे रखी है, और VB क्या होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। ये कहाँ से आया, सफ़ियर का पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है ना कि KQ/R, R इज़ रेडियस, यहाँ रेडियस A और B है, तो बस आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये दोनों पोटेंशियल्स माइनस हो जाएंगे, सीधा लिख के आप माइनस कर दो। सो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, VA इज़ देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर कॉमन आ जाएगा 1/A माइनस 1/B, LCM आ जाएगा नीचे AB, ऊपर आ जाएगा B माइनस A। ये डेल्टा V आया। इस डेल्टा V को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, C इज़ इक्वल टू Q/डेल्टा V। बड़ा आसान है ये, देखो B माइनस A/AB, Q से Q कट गया, और ये वाला सारा फैक्टर ऊपर चला जाएगा, और C आपके पास आ जाएगा, यहाँ फाइनल एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस A, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू चाहिए था Q/V। चलो, तो ये हमारे पास Q/V इज़ इक्वल टू दिस, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। किसकी कैपेसिटेंस है ये, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, अंदर एक मेटल की बॉल, फिर हवा, फिर एक शेल, ऐसे इमेजिन करो, तो वो है, ठीक है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये मैंने फिर कर ली है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी सिलेंडर जैसे ही नज़र आता है, जैसे ये सिलेंडर है, बट ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर एक सिलेंडर का मेटल होता है, और बाहर फिर एक सिलेंड्रिकल शेल होती है। जैसे वहाँ पर हमारे पास स्फेरिकल शेल थी, यहाँ सिलेंड्रिकल शेल होती है। तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ ड्राइव हो रखा है, अभी हम ड्राइव कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में अभी हमें कैपेसिटेंस लिखनी है। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए एक रिलेशन होती है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दें, E.dr विद नेगेटिव साइन,
अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, ये इन्फिनिटी टू आर होता है वैसे, लेकिन हम यहाँ बी से लेके, बी बड़ी वाली रेडियस है और ए छोटी वाली रेडियस है, तो हम इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करके। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो पोटेंशियल आ जाएगा। उस पोटेंशियल को C इज इक्वल टू क्यू बाई वी वाले फॉर्मूले में आप डायरेक्टली यूज़ कर लो। तो पहले पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए वायर गॉस लॉ से हमने फाइंड करी थी। ये पहले फॉर्मूले सारे आप ना याद रखेंगे। अगर मेरे पास इस तरह की एक इन्फानाइट वायर है, लंबी वायर है, तो उस केस में r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होती है और उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ पर लैम्डा इज चार्ज बाय लेंथ। मैंने लैम्डा को क्या पुट कर दिया, q बाय l, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को हमने यहाँ पुट करके इंटीग्रेट करना है, जो हमने यहाँ पे करा हुआ है, बट मैं साइड पे सॉल्व करूँगा दोबारा से ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास v बन जाएगा माइनस ए बी टू ए, इंटीग्रेट करना है इस फॉर्मूले को, विच इज़ q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l r dr। यहाँ ना डॉट प्रोडक्ट है वैसे ऊपर, यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है, बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है, और डी आर की डायरेक्शन जो है हमारे पास वो भी सेम है। सो इस केस में वी विल टेक 0 डिग्री, cos 0 इज़ 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाहर आ जाएगा, क्यू भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन विल बी ऑफ डी आर बाई आर फ्रॉम बी टू ए विद नेगेटिव साइन। वन बाई आर की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग आर, लिमिट्स पुट करनी है बी टू ए, तो ऊपर ए आएगा नीचे बी आएगा, तो बनेगा माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी विच इज़ लॉग ए बाई बी। तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना डी आर और उसकी जो डायरेक्शंस हैं, यहाँ ना प्लस साइन ले आना आप, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शंस हैं ना दे आर ऑपोजिट। डी आर हम जो लेके चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग नहीं है, ऑपोजिट है, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो थीटा यहाँ 180 डिग्री है, तो कॉस 180 डिग्री इज़ -1, तो इस वजह से यहाँ प्लस, ऊपर डॉट रहने दो, बाकी सब जगह प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस लगा दो, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल के फॉर्मूले को हम पुट करेंगे C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी में, तो Q से Q कट जाएगा और बाकी सब ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ऊपर चला जाएगा और नीचे नेचुरल लॉग A बाई B आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये डेरिवेशंस जो है ना, वैसे एग्ज़ाम में नहीं, CBSE में तो नहीं आती, लेकिन ये फॉर्मूले काम आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, तो इसलिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी आपको करना है। चलें आगे, तो ये छोटी सी डेरिवेशन थी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक्स एंड इंसुलेटर्स, और यहाँ हम डाइलेक्ट्रिक्स को स्टडी करेंगे, जैसे एयर है, ग्लास है, पॉलीथीन है, पेपर है, ऑल आर डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स को जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था पोलराइजेशन प्रोसेस होती है। तो ये अगर 2 प्लेट्स हैं हमारे पास कैपेसिटर की, और यहाँ पर हमने एक स्लैब डाल दी, वैसे टोटल डिस्टेंस d है इनके बीच में, लेकिन इस स्लैब की थिकनेस t है। तो बेसिकली हमें इस सिस्टम की कैपेसिटेंस को फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। लेकिन उससे पहले व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ये ना हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक हमने बेसिक्स कैपेसिटर्स के बारे में स्टडी कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक्स वाला पार्ट स्टडी करेंगे, आप बने रहना। अभी हम देख लेते हैं क्या क्या करना है। तो हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वही चीज़ें हैं सारी, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में नोट्स बनाने हैं इन सब चीज़ों के। उसके बाद हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक को ड्राइव करना है। ये CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम इस तरह के कुछ सिस्टम्स की कैपेसिटेंस के फॉर्मूले करेंगे, जैसे देखो यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं कितनी सारी, वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपेसिटर के बीच में। यहाँ भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिंग नहीं है, तो ये क्या फॉर्मूले बनेंगे। फिर हम मेटल की स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी। ये सब चीज़ें CBSE में पूछी जाती हैं। ये जो दोनों प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव है, तो क्या इन दोनों के बीच में फोर्स भी लगेगी, उस फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फोर्स बिटवीन
गिवन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फिर हम देखेंगे कि जो हम स्टार्टिंग में एनर्जी स्टोर की बात कर रहे थे, उस एनर्जी स्टोर को कैसे ड्राइव करना है, उसका क्या फॉर्मूला है। तो एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जिसके ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये इन तीनों की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। फिर हम एनर्जी डेंसिटी को भी ड्राइव करेंगे, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बता रहा हूँ अभी से कि आप करते रहिए, है ना। अब इसके साथ जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो उसमें हीट एनर्जी भी जनरेट होती है। कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कितनी डिसिपेट होती है, बैटरी कितनी एनर्जी खर्च करती है, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब डिटेल में जाने वाले हैं। अभी तो हमने सिर्फ कैपेसिटर डिवाइस के बारे में स्टडी करा। इसके बाद हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस तो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीज़ें, पोटेंशियल के साथ क्या होता है, चार्ज के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होता है। और उसके भी 2 केस हैं, बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। ये ना CBSE में डायरेक्ट पूछी जाती प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप में, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जो डिफरेंट बोर्ड जितने भी हैं सब जगह ये सब प्रॉब्लम्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझ आएंगी, और इनको आप एग्जाम में डायरेक्टली अटैम्प्ट करके आ पाओगे। फिर इसके बाद ये वही सब है चीज़ें, इफेक्ट्स ऑफ वेरियस पैरामीटर्स विद व्हेन सेपरेशन इज चेंज, है ना। जब प्लेट्स हैं उनको दूर दूर ले गए तो कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, पास ले आए तो क्या होगा, और जितने भी ये सारे फैक्टर्स हैं, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। फिर हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, सारे फॉर्मूले। पैरेलल ग्रुपिंग के बाद फिर उसके बाद ये कुछ ना डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 2 डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आया सीरीज़ में, पैरेलल में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करेंगे। और लास्ट में फिर हमारे पास थ्योरी में है कि अगर हम 2 चार्ज कैपेसिटर्स को जोड़ दें आपस में तो एक कॉमन पोटेंशियल एक्वायर होता है, चार्जेस शेयर होते हैं दोनों के बीच में, चार्जेस कुछ ट्रांसफ़र होते हैं, हीट एनर्जी डिसिपेट होती है। तो ये वो सारा कुछ इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये हमारा थ्योरी का लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे रहेगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे, ठीक है। आप इसको स्टडी करिए, समझिए और बताइए कैसा लगा लेक्चर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।